भाई राजीव गोदारा जी, जो वैसे सरसा से ही हैं लेकिन साथ में हमारे हरियाणा के राज्य प्रवक्ता भी हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील भी हैं, और भाई प्रहलाद सिंह धारूखेड़ा, आप यहीं से हैं, किसान नेता हैं और हमारी हरियाणा राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। हमारे साथ आज यहाँ डॉक्टर आशावंत गुप्ता जी आए हुए हैं जो हरियाणा प्रदेश के संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, और भाई परमजीत सिंह भी आए हुए हैं जो हरियाणा राज्य के सचिव हैं। आप भी आए हुए हैं, उनसे भी बाद में बात हो सकती है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव हो रहा है और अजीब बात यह है कि चुनने को कुछ नहीं है, फिर भी चुनाव हो रहा है। एक तरफ यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, देश की सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो बेशर्मी से चुनाव की घोषणा से पहले भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही है, जो हुड्डा सरकार द्वारा जाते जाते अपने दामाद, कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जी को जिस तरह से पूरे कानून नियम का उल्लंघन करके उनकी डील को अप्रूव किया गया, वो एक तरह से पूरे जो पिछले 10 साल का राज रहा है उसके चरित्र का खुलासा करता है। सारी सत्ता भ्रष्टाचार के लिए। हम देश में चर्चा करते हैं 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के स्कैम की, हम चर्चा करते हैं माइनिंग लाइसेंस स्कैम की। हमारा मानना है कि जिस दिन इस हरियाणा प्रदेश का लैंड लाइसेंस स्कैम खुलेगा और उसके सच सामने आएंगे, ये देश का सबसे बड़ा स्कैम होगा और बिना सरकारी ज़मीन को इन्वॉल्व किए स्कैम होता है। चाहे वो लाइसेंस के नाम पे हो, कॉलोनी खोलने के नाम पे हो, चाहे अधिग्रहण की सूचना देना और फिर दरअसल अधिग्रहण ना करने के नाम पे हो, तरह तरह से ज़मीन से संबंधित जो स्कैम हरियाणा में पिछले 10 साल में चले हैं वो अभूतपूर्व हैं और सत्ता और भ्रष्टाचार के संबंध को स्थापित करते हैं। विकल्प के नाम पे यहाँ ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व एक सजा याफ्ता कैदी कर रहे हैं, और ऐसा इस देश की कानून व्यवस्था है कि एक व्यक्ति जिसे जेल में होना चाहिए वो प्रचार कर रहा है, खुल के प्रचार कर रहा है, छाती ठोक के कह रहा है कि जेल तोड़ के भी आऊँगा, वायदा किया था और आ रहा है। एक तरफ ये बयान दिए जेल से कैसे बाहर आ रहे हैं कि साहब इतनी तबीयत खराब है कि बेचारा जेल में नहीं रह सकता, और बाहर आके रोड शो हो रहे हैं, रैली हो रही हैं। ये किस तरह का मजाक है? पार्टियां चुप हैं, सरकार चुप है, कानून व्यवस्था चुप है, अदालत चुप है और चुनाव आयोग चुप है। तो ये तो बिल्कुल लोकतंत्र का, चुनाव का मखौल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो एक विकल्प का चेहरा लोकसभा चुनाव में बनी थी, लोकसभा चुनाव में लोगों ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे उससे जाहिर हो जाता है कि उसमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दल बदलियों को टिकट मिले हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट मिले हैं, और यहाँ आके तो मुझे पता लगा कुछ पुराने गैंगस्टर थे उनको भी टिकट मिल गए। क्या फर्क है? तो चुनाव हो रहे हैं, चुनने को कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी इस देश में विकल्प की राजनीति करने उतरी है। हमें इसका अफसोस है कि आज हम हरियाणा में एक विकल्प देने में असमर्थ हैं। जैसा आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने बहुत गहन विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि हम हरियाणा में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि हम करना चाहते नहीं, इसलिए नहीं कि हम राजनीति में आए विकल्प नहीं देंगे, इसलिए कि पार्टी ने एक फैसला किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी ऊर्जा और कहीं पे नहीं लगाएगी, सारी ऊर्जा दिल्ली चुनाव के अंदर हम लगाएंगे। चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव में हम चुप रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में एक अभियान चलाया है आपकी आवाज़ करके। उस अभियान के 3 हिस्से हैं: चेतना, चौठ
और चौकीदारी। चेतना का मतलब हरियाणा के इस चुनाव में जो आम जनता के मुद्दे हैं जो उठ नहीं रहे हैं, उन मुद्दों को हम उठाएंगे। कौन से मुद्दे? शराब का मुद्दा, मैनिफेस्टो आ गए, मैंने सबके पढ़ लिए हैं। एक लाइन नहीं है शराब के मुद्दे पे। बीजेपी वाले में एक लाइन है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं करती सिर्फ कि इसके कानून के अंदर संशोधन, यदि इस कानून की समीक्षा की जाएगी। क्या समीक्षा की जाएगी, क्यों की जाएगी? नशे को कम करोगे या बढ़ाओगे? कोई एक शब्द नहीं है। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोलती, इनेलो एक शब्द नहीं बोलती इसके ऊपर। तो शराब का मुद्दा है, जो भूमाफिया का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। जब रॉबर्ट वड्रा का मामला आता है, बीजेपी उछल उछल के बोलती है, लेकिन वही बीजेपी ये नहीं बताती कि राजस्थान में भी रॉबर्ट वड्रा ने ज़मीन इसी तरह से ली हुई है, उसको क्यों नहीं रुकवा देते? या बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा क्यों नहीं कर देती कि हम जब आएंगे तो इस चोर दरवाजे को बंद करेंगे, हम ये इस तरह के लाइसेंस देने की प्रथा को बंद करेंगे, हम ये अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे? ऐसा क्यों नहीं कहती बीजेपी? क्योंकि वो भी वही करना चाहते हैं। तो पूरा जो भ्रष्टाचार है इस प्रदेश में तरह तरह से, उसके बारे में वो मुद्दा, या इस प्रदेश में नौकरियों की जो लूट खसोट और बिक्री होती है उसके बारे में कोई पार्टी उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को तैयार नहीं है। कोई पार्टी कहने को तैयार नहीं है कि अगर नौकरी सत्ता में आएंगे, नौकरी पारदर्शी तरीके से देंगे, मेरिट वालों को नौकरी मिलेगी और किसी तरीके से नहीं देंगे। कोई पार्टी कहना नहीं चाहती। किसान की दशा खराब है, फसलों के दाम अचानक गिर गए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने मैनिफेस्टो में वायदा करके आई थी कि एमएसपी पे हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से लागत जमा 50% देंगे, वो अब मुकर गई है। आते ही 1 महीने के अंदर वो मुकर गई इस वायदे से। एमएसपी आई है जिसका उससे कोई संबंध नहीं। किसान की हालत ख़राब है, कपास के दाम हों, दूसरी फसलों के दाम हों, गिर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। तो आम आदमी पार्टी आम जनता की ज़िंदगी से जुड़े हुए इन सब मुद्दों को उठा रही है। ये हमारा चेतना का अभियान है। तीसरा अभियान मैंने बताया था चौकीदारी का। चौकीदारी का मतलब चुनाव के अंदर जो अनियमितताएं, धांधलियां हो रही हैं, इसके बारे में बोलना। जैसे चौटाला जी बाहर घूम रहे हैं, तमाम तरह के पैसे और दारू के खेल होंगे इस बार, उस सब के बारे में आम आदमी पार्टी के वर्कर चौकीदारी करेंगे। और आम आदमी के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हमने एक अभियान चलाया है। पूरे प्रदेश में हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव में जितनी भी अनियमितताएं होती हैं, जो दारू है, पैसे है, इसका जो खेल है, इसके बारे में प्रमाण इकट्ठे करें, फ़ोटो लें, हमारे पास भेजें, हम चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे और दारू पैसे के इस धंधे को रोकने की कोशिश करेंगे चुनाव के अंदर जो होता है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा हमारा जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि चोट का मतलब आम आदमी पार्टी ने तय किया था, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने घोषणा की थी कि जो दागी उम्मीदवार होंगे हम उनका नाम लेके उनकी सूची जारी करेंगे और जनता के बीच में जाके हम अपील करेंगे कि कृपया इन दागी उम्मीदवारों को वोट न दें। और हमने कहा था कि दागी उम्मीदवारों का फैसला हम अपने मन से नहीं करेंगे, प्रमाण के आधार पर करेंगे, पब्लिक एविडेंस। और वो एविडेंस हम जनता के साथ शेयर। लोग कौन हैं? या तो वो हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने एफिडेविट में कबूल किया है कि उनके ऊपर ऐसे केस चल रहे हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा है, जिसे चुनाव आयोग गंभीर मानता है। वो लोग हैं। या वो लोग हैं रूलिंग पार्टी वाले जिनके खिलाफ ऐसा मुकदमा बनना चाहिए था, चलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रूलिंग पार्टी के हैं इसलिए मुकदमा बनेगा नहीं, चलेगा नहीं उसके बारे में। उसकी एविडेंस हमारे सामने जनता के पास है, वो हम सामने रखें। तो ऐसे 13 उम्मीदवारों को हमने चिन्हित किया है। वो 13 उम्मीदवार हैं जिनके नाम हम पहले भी जाहिर कर चुके हैं। यहाँ सरसा से गोपाल कुमार कांडा जी, हरियाणा लोकहित पार्टी के। अभय चौटाला जी, एलनाबाद से इनेलो के। दादरी से सोमवीर सांगवान जी, भारतीय जनता पार्टी। गुड़गांव से उमेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी। तोशाम से वेदपाल तंवर जी, जनहित, हरियाणा जनहित कांग्रेस। असंध से सुमिता सिंह जी, कांग्रेस। भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी जी, कांग्रेस। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, कांग्रेस। उकलाना से नरेश सेलवाल, कांग्रेस।
हांसी से विनोद भयाना कांग्रेस, बरवाला से रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस, गुड़गांव से सुखबीर कटारिया आज़ाद उम्मीदवार और असंध से जिले राम शर्मा आज़ाद उम्मीदवार। इन 13 व्यक्तियों को हमने चिन्हित किया है और उनके बारे में हम घूम घूम के जनता से अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को वोट ना दें। अब हमारा कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि बाकी दूध से धुले हैं। यहाँ पे आके मुझे कई पता लगा पुराने गैंगस्टर हैं, अभी अभी केस का ख़त्म करवा लिया है, इसलिए नाम के लिए उनके खिलाफ कोई केस इस टाइम नहीं है, लेकिन प्रमाण नहीं। और हमने अपने हाथ बांधे थे, हमने कहा था कि बगैर प्रमाण के हम किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। तो अपने इलाके के जो 2 केस हैं, यहाँ सिरसा ज़िले के जो 2 केस हैं, एक तो गोपाल कुमार कांडा जी, इनका जो बहुचर्चित केस था गीतिका शर्मा जी की आत्महत्या का, आप सब जानते हैं उसके अंदर आरोप क्या है। आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, आरोप तमाम तरह के दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का आरोप है, आरोप इलेक्ट्रॉनिक मिसकम्युनिकेशन भेजने का है। बहुत गंभीर आरोप है। हरियाणा के बाहर कभी भी बात होती है, क्योंकि सारे देश भर में कांड चर्चित हुआ, हर हरियाणा वाले का सर शर्म से झुक जाता है जब ये बात होती है कि आपके प्रदेश में ये काम हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति आके चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए कलंक की बात है। और हम ये अपनी असहमति दर्ज करवाना चाहते हैं। हो सकता है आज कम लोग सुनने वाले हों, लेकिन लोकतंत्र में मिजाज बदलता है और लोग याद रखते हैं कि हाँ, उस टाइम इन लोगों ने कहा तो था, सनद रहे। इसलिए अभय चौटाला जी का जैसा आप फिर सब जानते हैं, यहाँ आय से अधिक संपत्ति का केस है। केस सीबीआई द्वारा बना था। ये 2000 से 2004 तक जब इनकी सरकार थी उस ज़माने का केस है। और केस ये है कि उस ज़माने में अभय चौटाला जी ने 119 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जुटाई थी। हालांकि उनकी आय इससे 5 गुना कम थी। तो आय थी नहीं, एसेट बन गई। कैसे बनी इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुकदमा चल रहा है। इन दोनों केस में अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, मुकदमा अभी चल रहा है।